हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के साथ में मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी पार्ट 2 में बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के बारे में एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था पिछले लेक्चर में कि मोशन स्टडी क्या होता है और टाइम स्टडी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को पिछले लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का एक इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, मोशन स्टडी में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मोशन स्टडी में ये बताया था बेटा कि जब भी कोई वर्कर कोई काम करता है, ठीक है, तो उस वर्कर के काम करने का जो बिहेवियर, जो काम कर रहा है उसको हमें नोट करना पड़ता है। देखते हैं हम वो काम। मोशन स्टडी में क्या करते हैं, उसकी सारी एक्टिविटियों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उनको हम नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो जब नोट करते रहते हैं तो उसमें दो चीज़ हमें गौर करनी पड़ती हैं। एक तो ये चीज़ गौर करनी पड़ती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो प्रोडक्टिव है, मतलब कि जो ठीक हैं, जो मतलब काम के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ एक्टिविटी ऐसी भी करता है वो जो अनप्रोडक्टिव होती हैं। तो जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है ना, उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है अंडर दी मोशन स्टडी, और फिर उन अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। फिर ये हमारा काम हो जाता है कि उनको रिमूव करो। तो जब आप उसको रिमूव करते हैं तो फिर उस व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी है, उस व्यक्ति के काम करने का जो तरीका है, उसमें अनप्रोडक्टिव जितनी भी एक्टिविटी हैं वो हट जाती हैं। तो आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी अपने आप विदाउट एनी सोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मोशन स्टडी का एक मेजर सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, दूसरा आपसे बात की थी मैंने टाइम स्टडी की। तो टाइम स्टडी में मैंने आपको ये बताया था बेटा कि अगर किसी भी काम को आप करने के लिए समय तय करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, आपने अपने वर्कर के लिए कोई काम डिसाइड किया है। काम डिसाइड मतलब कि आपने बोल दिया कि भैया ये काम करने के लिए आपको हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, 2 घंटे में कंप्लीट करना है आपको। आप मान लीजिए उस बंदे ने वो 2 घंटे में काम कंप्लीट नहीं कर पाया, सपोज दैट, तो आप क्या बोलेंगे, भैया तुमने 2 घंटे में काम नहीं कर पाया, 2 घंटे में करना चाहिए था। अब वो सामने वाला बंदा सोच रहा है कि यार ये काम 2 घंटे में पॉसिबल ही नहीं था, इस बंदे ने कैसे मेरे को ये 2 घंटे में काम करने के लिए दे दिया। तो अब वो क्या है, वो एक मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो इस सिचुएशन में टाइम स्टडी आपके लिए एक बेटर टूल्स के तौर पे काम आती है। ठीक है, मैंने जो बताया था, तो टाइम स्टडी बेटर टूल्स के बेसिस पर क्यों काम आती है, क्योंकि फिर आप उस काम को पहले तो पता करेंगे भाई कि ये काम 2 घंटे, इसके लिए मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे हैं कि नहीं है, मतलब कम से कम ये 2 घंटे में पूरा हो पाएगा कि नहीं, या मैक्सिमम ये 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोनों चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप देख लेते हैं कि भाई ये 2 घंटे के अंदर काम होना पॉसिबल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 घंटे तक हम दे सकते हैं, और उसमें भी काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वर्कर की वर्किंग जो कैपेबिलिटी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब आप उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उतने ड्यूरेशन टाइम में काम कराने लगते हैं, तो आप क्या है, मतलब उसकी टाइम स्टडी के बेसिस पर ही करते हैं। आपने जो टाइम आइडेंटिफाई किया ना कि 2 घंटे में ये मिनिमम हो जाएगा, तो वो किसके बेसिस पर करते हैं हम? टाइम स्टडी के बेसिस पर। ठीक है जी। तो ये जो मेरा प्रीवियस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें हम टाइम स्टडी में यही करते हैं कि जो आप पूरा काम करने के लिए आपने समय तय किया है, वो सेम समय पहले आप किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पर आइडेंटिफाई करें कि वो समय ठीक है कि नहीं है। अगर वो समय ठीक है तभी उसको आप वो समय दें। तो वो समय जो आपने एग्जैक्टली जो साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, टाइम सेट पैरामीटर्स के बेसिस पर वो टाइम सेट किया है, वो टाइम किसके बेसिस पर किया है? टाइम स्टडी के बेसिस पर। ठीक है जी। तो ये था आपका मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था उसमें ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में मैंने दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी थी कि किस तरह से हमें काम करना है, उस काम में कौन से अनप्रोडक्टिव है, कौन से प्रोडक्टिव काम है, और दूसरा टाइम स्टडी में कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए।
हमें मन से कुछ काम नहीं देना है, हमें जब पता हो कि साइंटिफिक तरीके से इतने ड्यूरेशन टाइम में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, होगा ये, तो तभी वो काम आपको उस ड्यूरेशन टाइम में देना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे मोशन स्टडी के और टाइम स्टडी के। आज हम मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो उसके रियल लाइफ एग्जांपल है वो वही है कि हमें किसी काम को मॉनिटर करना है। ठीक है, किसी भी वर्कर के या किसी भी एम्प्लॉय के काम को इन इंडस्ट्री मॉनिटर करना, ये आपका एक मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, कंटेंट में मैंने आप लोगों को मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और हिस्ट्री और चार्ट, इन 4 चीज़ों के बारे में बता चुका था। आज मैं आपको इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये बता दिया था, टाइम स्टडी बता दिया था आपको, हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी का आपको ये चार्ट के बेसिस पर भी जानकारी दे दी थी। आज हम बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, तो मोशन एंड टाइम स्टडी हेल्प्स मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ मच इज प्रोड्यूस बाय वर्कर इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, और हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं। देयरफॉर मेकिंग इट ईजियर टू प्रोडक्ट वर्क शेड्यूल एंड आउटपुट। ठीक है, सो मोशन एंड टाइम स्टडी इज ए स्पेसिफिक मेथड डिजाइंड बाय 2 डिफरेंट पीपल फॉर द सेम पर्पज। मतलब 2 डिफरेंट व्यक्तियों से सेम पर्पज, सेम काम करने को जब हम देंगे, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस यूनिट कॉस्ट। 2 व्यक्तियों के बेसिस पर जब करेंगे ना बेटा, तो एक का काम ज़्यादा, एक का काम कम, एक का इफेक्टिव दूसरा का अनइफेक्टेड, या एक का काम प्रोडक्टिव बेस और दूसरे का काम अनप्रोडक्टिव बेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा पूरा काम प्रोडक्टिव बेस करता हो, दूसरा बंदा प्रोडक्टिव बेस भी करता हो, अनप्रोडक्टिव बेस भी करता हो। तो जो वो दोनों के बेसिस पर काम करेगा वो उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का इन्वॉल्वमेंट यही है कि किसी भी काम को कितने समय तक करना है और कितने ड्यूरेशन टाइम में करना है, और कौन से काम को हमें करना है और कौन से काम को हमें नहीं करना है। ये सब चीज़ें हमारी मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी, जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर उनकी इंडस्ट्री में लग रहा है, मान लीजिए काम इन्वॉल्वमेंट का जो काम वर्कर करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हर कोई जो उसका मतलब इंचार्ज होगा, वो 2-3 चीज़ों के बेसिस पर उसकी स्टडी करेगा। एक तो वो ये करेगा कि जो वर्कर का वर्क लोड है उसके बेसिस पर स्टडी करेगा कि भैया वर्क लोड जितना है उतना काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है काम ना करने की वजह से मुझे लॉस हो रहा हो, या ये काम टाइम से नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से लॉस हो रहा हो। तो वो वहाँ पे मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का यूज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स यूज टुडे। आज के समय पे ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम मोशन स्टडी या टाइम स्टडी के बेसिस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कंप्यूटर्स, नंबर 2 बारकोड्स, नंबर 3 एक्यू स्टडी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए बात, कंप्यूटर्स की आज ज़माना आपको पता है, कितने काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू कम ड्यूरेशन टाइम में होते जा रहे हैं। तो उसका क्या है, वो एक टाइम स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, मेथड स्टडी का क्यों पार्ट है, जैसे अब हम बस बारकोड की बात करें, तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आया, अब आपको ये प्रोडक्ट का पता करना है भैया कि ये प्रोडक्ट इसी कंपनी का है कि फर्जी है। तो कंपनी ने जो अपना बारकोड लगाया होगा, अगर बारकोड बाय स्कैन कर दिया, स्कैन करने से क्या होगा, सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट लिया है ये करेक्ट प्रोडक्ट है, सही कंपनी का है और बेस्ट है, और इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक बारकोड जो फैसिलिटी है वो आपके सामने है। फिर मैंने बात की आपको एक्यू स्टडी सॉफ्टवेयर। एक्यू स्टडी सॉफ्टवेयर क्या है बेटा, एक ऐसी स्टडी है जो टाइम और मोशन स्टडी के काम आती है। ठीक है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसको सबसे पहले क्या हुआ था मैं बता देता हूँ आपको, शिकागो। ठीक है, शिकागो में एक्यू स्टडी के बेसिस पर
टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, कंपनियों में। जो शिकागो में मतलब मार्च में इस चीज़ को यूज किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मार्च क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो ऐसे ही जो शिकागो की बात करता हूँ तो वहाँ पर मार्च में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम पता कर सकें कि जो टाइम स्टडी के बेसिस पर काम हुआ वो एज पर सिचुएशन हुआ कि नहीं हुआ, या एज पर रेगुलेटरी के बेसिस पर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद जो हमने मोशन स्टडी मतलब उनके काम करने का जो बिहेवियर देखा है, वो सब चीज़ें उसमें कितना रिड्यूस हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आज के समय पर एज ए टूल्स के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। इससे आप एक स्टूडेंट के बेस पर ये सर्टिफिकेशन मिलता है, ये उसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आज की जो जनरेशन में है वो ग्रोथ जो मतलब प्रोडक्टिव बेसिस पे बात करें चाहे मेंटलिटी बेसिस पे बात करें, वो कितनी ओवरलेप हो चुकी है, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकें, ठीक है। फिर बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मोशन एंड टाइम स्टडी की। अब बेनिफिट क्या है भैया मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के? सिंपल सी बात है, नंबर 1 कि इम्प्रूव मेथड्स, आपका जो मेथड है वो इम्प्रूव मेथड है। क्यों? क्योंकि आपने जब 4 या 5 मेथड को अप्लाई करने के बाद उसमें से एक मेथड थ्रू द मेथड स्टडी के थ्रू निकाला, तो उसमें फिर जो एक्टिविटी हो रही हैं उन एक्टिविटी को आपने रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, आपका वो मेथड क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, इट मेजर डिस्टेंस और हाउ मच यू मूव टू डू अ जॉब एंड हाउ मच यू गेट डन इन ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि हमने देखा कि जो काम में जो जैसे मैंने टूल्स का एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि मैंने सारे टूल्स टेबल पर ला के रख दिए, तो टेबल पर आकर रख दिए तो अब क्या है कि जो उसका अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी वो कर रहा था वो उसको नहीं करनी पड़ेगी। तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या हो गई, ख़त्म हो जाएंगी। तो जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है ना उसमें आपका काम कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने टाइम स्टडी की बात की, तो टाइम स्टडी के क्या बेनिफिट है, एक तो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टाइम आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाता है कि भैया जो वर्कर इस काम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काम कर रहे हैं मतलब कि वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और जो बंदे इस ड्यूरेशन टाइम में काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं इट मीन्स दैट कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो काम उतना सुटेबल तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो टाइम स्टडी से कोई बंदा बच नहीं सकता। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने टाइम स्टडी टूल्स लगा दिया तो भाई फिर वहाँ पे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन बंदा टाइम के अकॉर्डिंग मक्कारी कर रहा है, कौन बंदा टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से टाइम का सही तरीके से यूज करके अपना काम कर रहा है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपके जो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम टाइम ऑफ मोशन स्टडी की। तो टाइप ऑफ मोशन स्टडी की। तो टाइप्स ऑफ जब मोशन स्टडी की बात करते हैं तो कितने टाइप से प्रोसीजर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मोशन स्टडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स और टाइप्स। 3 कंपोनेंट्स में या 3 टाइप्स में उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका थर्बलिंग एनालिसिस। थर्बलिंग एनालिसिस एक बहुत छोटी सी एनालिसिस होती है, शॉर्ट एनालिसिस होती है, जिसके बेसिस पर हम बहुत जल्द पता कर लेते हैं कि इस काम को करने में कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्बलिंग एनालिसिस, ठीक है। सेकंड है आपका माइक्रो मोशन स्टडी। अब माइक्रो मोशन स्टडी को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। देखिए, माइक्रो मोशन स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस यूज टू वर्क इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वर्क इम्प्रूवमेंट। तो माइक्रो मोशन स्टडी का काम क्या है कि माइक्रो मोशन स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो एक्यूरेट टेक्निक बता देती है कि इस टेक्निक के बेसिस पर अगर काम होगा तो 100% आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसी टेक्निक को आइडेंटिफाई कर देता है। कौन कर देता है, माइक्रो मोशन स्टडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर इट मेक्स यूज ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी और मूवमेंट, ठीक है।
सो विद द हेल्प ऑफ कैमरा, हम कैमरा के एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल टाइम अप टू 0.0005 मिनट्स, बहुत छोटा सा टाइम बोल रहा हूँ मैं, कैन बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय दिस सिस्टम। ठीक है, जब आप फोटो खींचते हैं तो कितना उसको टाइम लगता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जब मतलब पूरा अरेंजमेंट हुआ होगा सिस्टमेटिक तरीके से, तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब जैसे हम कैमरा यूज करते हैं, तो कैमरा को जब हमको फ़ोटो क्लिक करना है, तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए सिर्फ एक ही बटन होता है, उससे क्लिक किया फ़ोटो आपकी खिंच जाती है। ठीक है, यही होता है। लेकिन उस फ़ोटो को मुझे सेटअप बनाना है कि उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा आना चाहिए, लोग पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास सेटअप के लिए पूरा अरेंजमेंट होता है। तो जब तक आप सेटअप करते हैं फिर उसके बाद क्लिक करते हैं, तो सेटअप करना मतलब कि वो आपका मोशन स्टडी को आइडेंटिफाई करना कि सेटअप करना क्या ज़रूरी है। ठीक है, क्या पास मतलब क्लोज से फ़ोटो लेना ज़रूरी है, क्या दूर से लेना ज़रूरी है, क्या जिस तरह पे हम खड़े हुए हैं उस तरह से नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें मोशन स्टडी में पता करते हैं। और टाइम स्टडी में अगर हमको लग रहा है कि हमें खींचने की मतलब पीछे बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोज है कि डीप है या दूर है, ठीक है, और हमें फ़ोटो खींचना है बस, तो उसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, तो वो टाइम स्टडी की बेसिस पर। ठीक, तो ये दो हमारे मेजर टाइप्स हैं जो मोशन स्टडी के काम आते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो द 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आर, नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, कम से कम मूवमेंट हो भाई। ठीक है, जब कम से कम मूवमेंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वर्क निकल के आएगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मूवमेंट, मतलब कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं ना वो नेचुरली ज़रूरी है तभी कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिथमिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिकली या सिमेट्रिकली मूवमेंट्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम जब ये चीज़ ध्यान रखते हैं तो इस पर हमारा फोकस होता है। तो ये आपके क्या है, 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमीज़ के। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन कंटेंट था। ठीक है, जिसको हमने आज आपके सामने डिलीवर किया। तो जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है, इसमें हमने जैसे बात की है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट की, तो मिनिमम मूवमेंट मतलब कि हमें जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हमें उस टाइम पे ध्यान रखना है कि हमें मूवमेंट कम से कम करना पड़े। तो कम से कम जब मूवमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। जो मैंने टेबल वाला एग्जांपल दिया ना कि आपने टेबल पे सारे टूल्स रख दिए, बंदे को बार बार झुकना नहीं पड़ रहा है, झुकने से क्या होगा, उसकी मान लो कमर में दर्द हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है कि वो फिर छुट्टी ले ले, फिर आपका काम डिस्टर्ब होगा। तो आप क्या करो, ऐसा अरेंजमेंट करो कि भाई टेबल पे उसको सब चीज़ें उपलब्ध करा दो, तो फिर वो काम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, एक मिनिमम मूवमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका नेचुरल मूवमेंट। नेचुरल मूवमेंट के मतलब कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है भाई, देखो बंदा सीधा आएगा, आने के बाद फिर अपनी ड्रेस को चेंज करेगा, फिर ड्रेस को चेंज करने के बाद फिर वो अपने वर्कलोड पर जाएगा, फिर वर्कलोड पर जाने के बाद अपना जो भी काम है वो स्टार्ट करेगा। तो ये क्या है, ये नेचुरल मूवमेंट है। तो इन नेचुरल मूवमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, बंदा ऐसा नहीं है आया सीधा मशीन में बढ़ गया, ऐसा तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, आएगा, जो उसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसको काम करना है, उसके लिए जो उसको टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसको अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, जो उसका ड्रेस अब होना चाहिए वहाँ पे वर्कर के नाते वो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये नेचुरल मूवमेंट है, ये होना ही होना है, इनको आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हैबिचुअल मूवमेंट, जैसे हमारी जो अब जैसे क्या होता है ना, किसी को हैबिचुअल मूवमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कई वर्कर ऐसे होते हैं जो कभी तम्बाकू खाने लगते हैं, कभी गुटखा खाने लगते हैं काम करते वक्त, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा अगर मैं तम्बाकू खाऊंगा, गुटखा खाऊंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, मतलब काम करने में मन लगेगा। कई लोगों की ये सोच होती है और कई लोगों को ये इफेक्टिव भी होता है, लेकिन ये चीज़ हमें एक साइंटिफिक तौर पर नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये उनकी मेंटलिटी होती है कि मैं बेटर से बेटर काम कर सकता हूँ।
तो वो बंदा करते हैं। तो जो उनकी हैबिचुअल मूवमेंट होती है ना, उस पर भी हम ज़्यादा मतलब प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हैबिचुअल मूवमेंट है वो कोई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं है। ठीक है, हैबिचुअल मूवमेंट के साथ साथ वो प्रोडक्टिव मूवमेंट को पैरेलली काम कर रहा है। जैसे पुड़िया भी खा रहा है वो, सपोज दैट, और अपने काम को भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि पुड़िया खाने के लिए अलग जाके बैठ गया, अब वो जब तक खा नहीं लेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पैरेलल जब काम करता है तो कुछ हमें जो उसकी हैबिचुअल मतलब मूवमेंट है उनको हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, ताकि उसके काम पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ऐसे हम सिमेट्रिकली मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मूवमेंट मतलब कि हमें पता है कि ये काम इस बेसिस पर ठीक है, तो उस बेसिस पर देखेंगे। अब उसमें कुछ अनप्रोडक्टिव आपको दिखता है तो आपको वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो जो काम कर रहा है ना, वो प्रोडक्टिव काम की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। मतलब प्रोडक्टिव काम अनप्रोडक्टिव काम के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है। तो फिर आप 2 या 3 या ऐसे कुछ काम होते हैं हज़ारों में या सैकड़ों में, कुछ उसकी 4-5 एक्टिविटी ऐसी होती है जो अनप्रोडक्टिव है, तो उनको भी आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी विद देयर स्टेप्स और टाइप्स। तो ये पूरा आपका मोशन स्टडी का कॉन्सेप्ट था, और किसके साथ साथ, स्टेप्स या टाइप के साथ। ठीक है, लर्निंग आउटकम में मैंने बता दिया। देखो, प्रोसीजर ऑफ मोशन स्टडी आप समझ गए होंगे कि मोशन स्टडी का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप समझ गए होंगे कि टाइम स्टडी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा, हम टाइप ऑफ मोशन स्टडी के बारे में क्लियर हो गया होगा। और फिर हमारा मोशन और टाइम स्टडी को हम कैसे उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो रिसर्च स्कोप है वो जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में भी वही आपके पॉइंट है कि वर्क मेजरमेंट या जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसको एज ए रिसर्च वर्क के फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं। वर्क सैम्पलिंग, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि हमने टाइम स्टडी को मेजर पार्ट के तौर पे लिया। ठीक है, सेट द स्टैंडर्ड फॉर बेटर वर्क एनवायरनमेंट, जो एक बेटर वर्क है उसके लिए जो टाइम स्टैंडर्ड सेट है वो कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री, ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, फिर हम रिसर्च और टेक्स्ट बुक जो आपके सामने है वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, जो भी और भी आपको अगर लगती है कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल है या ज़्यादा इफेक्टिव है या अच्छा आपको उसमें कंटेंट मिलता है, तो बिल्कुल आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो RGPB की तरफ से जो एक ऑफिशियली जो रेफरेंस है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, और जो मैंने आपको डायग्राम अभी आपके सामने प्रेजेंट किए थे उनके लिए जो मैंने रेफरेंस नंबर 7 और 8 दिए थे वो आपके सामने है, www.omacomp.com, और दूसरा था आपका indianmart.com। ठीक है, जिससे मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए थे जब मैंने आपको प्रोसीजर के बारे में बताया था। ठीक है जी, सो ये मेरा पूरा आपका एक ओवरव्यू था। ठीक है जी, तो अब एक बार हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है आज और उससे में क्या बेनिफिट हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने इन्वॉल्वमेंट से स्टार्ट किया था कि मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि मोशन स्टडी को इन्वॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसके कुछ अनप्रोडक्टिव जो वेस्टफुल जो उसकी एक्टिविटी है उनको हम रिमूव कर सकें। और टाइम स्टडी को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं किसी काम में, क्योंकि हमें एक एक्चुअल टाइम सेट पैरामीटर के बेसिस पर, एक साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पर एक ऐसा टाइम मिल सके कि वो टाइम में कोई भी काम, जो काम उसका टाइम के लिए आइडेंटिफाई किया है वो उतने में ही कंप्लीट हो। तो जब हम ऐसे टाइम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो हम टाइम स्टडी को यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए था कि किसी भी सिस्टम में अगर टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को हम यूज करते हैं तो उसके बेसिस पर दो, एक तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव और दूसरा टाइमली, और जो कुछ उसके मतलब ऐसे वर्क हैं जो वो टाइम पे नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया कि टूल्स में कौन कौन से, जैसे कंप्यूटर्स और बार कोड्स
और एक्यू स्टडी सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर्स के बारे में सब जानते हैं, बारकोड्स के बारे में सब जानते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताया था। एक्यू स्टडी के बारे में बताया था कि जैसे ये एक शिकागो में अप्लाई होने वाली एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम टाइम और मोशन स्टडी के बारे में पता करते हैं। और टाइम और मोशन स्टडी मतलब 3 से 4 दिन की स्टडी किसी भी कंपनी के लिए ये अप्लाई करता है, ताकि उस पूरे सिस्टम को एक तरह से बेसफुल तरीके से उसको उसमें जो भी प्रोडक्टिव जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको ख़त्म किया जा सके, या कुछ जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें टाइम आपका वेस्ट हो रहा है उन एक्टिविटी को ख़त्म किया जा सके, उन सब चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया कि मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स में मैंने आपको पहला क्या बताया कि इम्प्रूव मेथड, मतलब जो आपने मेथड स्टडी के थ्रू जो आपने मेथड अप्लाई किया था उस मेथड में अगर कुछ भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है तो उनको रिमूव करने से हमारी क्या हो रही थी, मेथड क्या हो रहा था, इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो डिस्टेंस फुल एरिया है उस पर जो हम चीज़ें उठा रहे हैं उनको हम पास में लेके आ जाएँ, पास में रख दें, तो आपका जो वर्कर है उसको उठाने में या लाने ले जाने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो काम में अपना दे पाएगा, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या बताया था, एक स्टैंडर्ड टाइम आपके सामने सेलेक्ट हो चुका था, क्योंकि टाइम स्टडी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड टाइम बता देती है कि भैया इतने टाइम में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, तो ठीक है, तो वो टाइम स्टडी का काम था, ठीक है। दूसरा क्या था कि जो वर्कर की एक एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो आइडेंटिफाई हो जाती है हमारी कि भैया इतने में ये काम एवरेज फुल वर्क है, इतने में करना ही करना है आपको, इतने में भी अगर आप कम नहीं कर पाए तो फिर आपको मैं कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ मोशन स्टडी के बारे में बताया था, जिसमें टर्बलिंग एनालिसिस के बारे में बताया था, ठीक है। माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में बताया था। माइक्रो मोशन स्टडी के साथ साथ मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको मिनिमम मूवमेंट की बात की थी, नेचुरल मूवमेंट की बात की थी, हैबिचुअल मूवमेंट की बात की थी, ठीक है, रिथमिक मूवमेंट की बात की थी, और सिमेट्रिकल मूवमेंट की बात की थी, ठीक है। तो इनके थ्रू हमें क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रिंसिपल्स, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे, ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मेरा टोटल डिस्कशन फेस करना ये था कि आप लोगों को टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का पूरी तरीके से आपकी कन्फ्यूजन अगर है तो उसको ख़त्म कर दी जाए। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 2 लेक्चर में कन्वर्ट किया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इफ़ेक्टिव चीज़ें आपको जानकारी में मिलें कि मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का यूटिलाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या किसी कंपनी या किसी भी सेक्टर के बेसिस पर, ठीक है जी। लर्निंग आउटकम मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, कि एक तो मोशन स्टडी के प्रोसीजर के बारे में पता लग जाता है, टाइम स्टडी मोशन स्टडी के जो स्टेप होते हैं उनके बारे में। रिसर्च में मैंने आपको वर्क मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसको हम एज ए रिसर्च वर्क के बेसिस पर ले सकते हैं। रेफरेंसेस के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है जी, और उसके बाद आपको इन सब चीज़ों का एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हमारा मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम मोशन स्टडी और टाइम स्टडी में जो टूल्स यूज करते हैं उनको हम मार्किंग पोजीशन में किस तरह से यूज करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच।